स्वागत है। आज सभी पेंशनर्स, केंद्रीय कर्मचारियों, राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को लेकर केंद्र सरकार से बड़ी ही महत्वपूर्ण गुड न्यूज आई है जो आप सभी को जानना बहुत ही जरूरी है। इसके साथ ही कुछ और भी आपके लिए फायदेमंद खबरें हैं, तो बने रहे इस वीडियो एकदम लास्ट तक और जानिए इन पूरी खबरों को। इससे पहले अगर आपने अभी तक भी इस वीडियो पर एक लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। वही चैनल को भी फ्री में सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी आपको कर्मचारियों व पेंशनर से संबंधित लेटेस्ट न्यूज मिलती रहे। दोस्तों, डीए से संबंधित न्यूज को जानने से पहले पीएम मोदी की गरीब कल्याण योजना को लेकर बड़ी खबर आई है, तो आप सभी को जानना बहुत ही जरूरी है। जी हां, 20 जून को पीएम मोदी करेंगे गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत। तो 16 जिलों में रोजगार मिलेगा, वित्त मंत्री ने दी जानकारी। जी हां, कोरोना काल में सबसे बड़ी समस्या जो सामने आई है वो प्रवासी मजदूर और गरीबों के पलायन की आई है। लाखों मजदूरों के सामने आज रोजगार का संकट पैदा हो गया है। उनकी समस्याओं को दूर करने और रोजगार देने के मकसद से केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार गरीब कल्याण रोजगार अभियान शुरू करने जा रही है। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने जानकारी देते हुए कहा, लॉकडाउन के बाद पूरे देश में बड़ी संख्या में श्रमिक अपने गांवों को गए हैं। राज्यों ने इसके लिए परिवहन की व्यवस्था भी की थी। हम उन जिलों की पहचान कर रहे हैं जहां सबसे ज्यादा मजदूर लौटे हैं। उन्होंने कहा, हम उनकी मदद के लिए खास अभियान शुरू करने जा रहे हैं। इस योजना का नाम है गरीब कल्याण रोजगार। योजना की लॉन्चिंग 20 जून को पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे। उन्होंने कहा, इस योजना के तहत देश के विभिन्न भागों से पलायन कर अपने अपने गांव पहुंचे प्रवासी मजदूरों को रोजगार मुहैया कराया जाएगा। इसके साथ ही अभियान को देश के 6 राज्यों के 116 जिलों में शुरू किया जाएगा। 50,000 करोड़ रुपए की लागत से शुरू की जा रही इस योजना के तहत कामगारों को 25 प्रकार का काम दिए जाएंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, इन 25 कार्यों में आंगनबाड़ी केंद्र, ग्रामीण सड़कें, ग्रामीण आवास, रेलवे के काम, ग्रामीण क्षेत्रों में रुर्बान मिशन, सोलर पंप सेट, फाइबर ऑप्टिक केबल बिछाने आदि का काम शामिल है। कहा, इस योजना से बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और ओडिशा जैसे राज्यों को काफी फायदा होगा। इसका फायदा 25,000 प्रवासी मजदूरों को मिलने का दावा किया जा रहा है। उन्होंने इस योजना का मकसद ग्रामीण क्षेत्रों का विकास, 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार गाँवों में ग्रामीण स्थानीय निकायों को धन जारी होगा। गरीब कल्याण रोजगार अभियान काम उपलब्ध करवाएगा और ग्रामीण इलाकों में समृद्धि निर्माण करेगा, जिससे ग्रामीण विकास को बल मिले। अगली बड़ी खबर, सरकारी कर्मचारियों को केंद्र का बड़ा तोहफा। जी हां, केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस को छोड़कर पुरानी पेंशन स्कीम ओपीएस का फायदा लेने को छूट दे दी है। इसके तहत 1 जनवरी 2004 से 28 अक्टूबर 2009 के बीच केंद्र सरकार या केंद्रीय स्वायत्त संस्थानों में न्यू पेंशन स्कीम के तहत नियुक्त हुए कर्मचारी पुरानी पेंशन स्कीम का फायदा ले सकते हैं। उन्हें सेंट्रल सर्विसेज पेंशन रूल 1972 के तहत ये विकल्प दिया जा रहा है। इस विकल्प का चुनाव वे सभी सरकारी कर्मचारी कर सकते हैं जिनकी केंद्र सरकार, केंद्रीय संस्था या राज्य सरकार या राज्य की स्वायत्त संस्था से तकनीकी इस्तीफे के बाद केंद्र सरकार या केंद्रीय स्वायत्त संस्था में बताई गई अवधि के बीच फिर से नियुक्ति हुई हो। इससे केंद्र सरकार या केंद्रीय स्वायत्त संस्था से अंतिम सेवानिवृत्ति पर पेंशन का ज्यादा फायदा मिल सकेगा। किन कर्मचारियों को मिलेगा पुरानी पेंशन स्कीम का फायदा? कुछ मामलों में 1 जनवरी 2004 से 28 अक्टूबर 2009 के बीच पुरानी पेंशन प्रणाली के तहत पिछली सेवाओं की गणना का फायदा नहीं मिलने के कारण प्रदेश सरकार या प्रदेश स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों को केंद्र सरकार के पेंशन भोगी विभागों या केंद्रीय स्वायत्त निकायों में 1 जनवरी 2004 के बाद वे 28 अक्टूबर 2009 तक नियुक्ति से पहले स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने के लिए विवश होना पड़ा। ऐसे मामलों में कर्मचारियों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने को तकनीक इस्तीफा माना जाएगा। ऐसे सरकारी कर्मचारियों को भी पुरानी पेंशन स्कीम का फायदा दिया जाएगा। हालांकि उन्हें पिछली सेवाओं की गणना का फायदा लेने के लिए महत्वपूर्ण बाकी सभी शर्तों को पूरी करनी होगी। ओपीएस का विकल्प चुनने की सुविधा उन कर्मचारियों को मिलेगा जो रेलवे पेंशन रूल्स, सीसीएस पेंशन रूल 1972 के अनुसार पुरानी पेंशन स्कीम के तहत आने वाले दूसरे केंद्रीय संस्थानों या सीसीएस पेंशन रूल जैसी पुरानी पेंशन स्कीम के तहत आने वाले राज्य सरकार के विभागों या स्वायत्त संस्थानों में 1 जनवरी 2004 से पहले नियुक्त हो गए थे। इसके बाद उन्होंने केंद्र सरकार के पेंशन भोगी विभाग या ऑफिस या केंद्रीय स्वायत्त संस्था में नियुक्ति के लिए पिछली जॉब से इस्तीफा दे दिया था। ओपीएस के लिए 11 सितंबर तक कर सकते हैं आवेदन। जी हां, डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स की ओर से जारी कार्यालय मेमोरेंडम
के मुताबिक योग्य कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम का फायदा लेने के लिए 11 सितंबर 2020 तक आवेदन करना होगा। आवेदन नहीं करने वाले सरकारी कर्मचारियों को नेशनल पेंशन सिस्टम के प्रावधानों के तहत लाभ मिलता रहेगा। वही 1 जनवरी 2004 से 28 सितंबर 2009 के बीच नियुक्त हुए सीसीएस पेंशन रूल के तहत पेंशन फायदा लेने वाले सरकारी कर्मचारियों को पहले की तरह लाभ मिलता रहेगा। दरअसल पुरानी पेंशन स्कीम एनपीएस से ज़्यादा लाभकारी है। पुरानी पेंशन स्कीम में बेनिफिट ज़्यादा है, पेंशनर के साथ उसका परिवार भी सुरक्षित रहता है। छोटे कर्मचारियों को अगर ओपीएस का बेनिफिट मिलता है तो इससे उनका रिटायरमेंट सुरक्षित हो जाएगा। पुरानी पेंशन स्कीम ही क्यों चाहते हैं सरकारी कर्मचारी? सरकार 1 जनवरी 2004 से नई पेंशन योजना लागू की है। वही कई कर्मचारियों में 1 अप्रैल 2004 से एनपीएस लागू हुई है। खास बात यह है कि एनपीएस में नए कर्मचारियों को रिटायरमेंट के समय पुराने कर्मचारियों की तरह पेंशन व पारिवारिक पेंशन के बेनिफिट नहीं मिलेंगी। इस योजना में नए कर्मचारियों से वेतन में महंगाई भत्ते का 10% सहयोग लिया जाता है, जबकि सरकार 14% सहयोग देती है। सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना को अच्छा मानते हैं क्योंकि उसमें आखिर बार निकाली गई सैलरी के आधार पर पेंशन बनती थी। इसके अतिरिक्त महंगाई दर बढ़ने के साथ महंगाई डीए भी बढ़ जाता था। साथ ही जब सरकार नया वेतन आयोग लागू करती थी तो भी पेंशन में बढ़ोतरी होती है। केंद्र ने एनपीएस के फंड के लिए अलग से खाते खुलवाए, पर निवेश के लिए फंड मैनेजर भी नियुक्त किए हैं। अगर पेंशन फंड का शेयर बाजार बॉन्ड में निवेश का रिटर्न अच्छा रहा तो पीएफ व पेंशन की पुरानी स्कीम की तुलना में नए कर्मचारी रिटायरमेंट पर अच्छा रिटर्न भी मिल सकता है। वही कर्मचारी इस पर सवाल उठा रहे हैं। उनके मुताबिक ये पहले से कैसे बोला जा सकता है कि रिटर्न अच्छा होगा? अगर पैसा डूब गया तो नुकसान कर्मचारी का, इसलिए वह एनपीएस का विरोध कर रहे थे। अगली बड़ी खबर, एसबीआई, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा वरिष्ठ नागरिकों के लिए दे रहे हैं स्पेशल फिक्स डिपॉजिट ऑफर। जानिए ब्याज दरें। जी हाँ, देश के 4 बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए फिक्स डिपॉजिट जमा योजना शुरू की है। वैसे नियमित एफडी योजना 60 वर्ष से अधिक आयु के जमाकर्ताओं को अतिरिक्त 0.5% ब्याज देती है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष एफडी योजना ब्याज की अतिरिक्त रेट देती है। इस खबर में जानिए चारों बैंकों के एफडी से जुड़ी डिटेल। जी हाँ, अंतिम तिथि विशेष एफडी योजना के केवल वरिष्ठ नागरिकों के लिए सितंबर 30, 2020 तक उपलब्ध रहेगी। टेन्योर विशेष एफडी योजना की ब्याज दर केवल 5 वर्ष और 10 वर्ष से अधिक की जमा पर लागू होगी। एफडी के प्रकार, विशेष एफडी योजना नए डिपॉजिट पर लागू होगी और किसी मैच्योर डिपॉजिट के रिन्यूअल पर भी। किसके लिए है ये योजना? केवल निवासी नागरिकों के लिए उपलब्ध है और ये अनिवासी भारतीयों के लिए लागू नहीं है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई की विशेष एफडी योजना को एसबीआई वी केयर कहा जाता है और यह 30 बेसिस पॉइंट यानी 0.3% प्रति वर्ष की अतिरिक्त ब्याज देता है। यह 0.5% के अतिरिक्त है जो वरिष्ठ नागरिक को नियमित एफडी पर मिलता है। वरिष्ठ नागरिकों को अतिरिक्त ब्याज दर प्रभावी रूप से नियमित एफडी दर से 80 बेसिस पॉइंट अंक अधिक हैं। एसबीआई वी केयर पर ब्याज दर 5 वर्ष और 10 वर्ष के बीच जमा पर 6.2% प्रति वर्ष है। आईसीआईसीआई बैंक के वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष फिक्स्ड डिपॉजिट एफडी योजना को आईसीआईसीआई बैंक गोल्डन ईयर एफडी कहा जाता है और ये समान जमा राशि है और टेन्योर की तुलना में 80 बेसिस पॉइंट अधिक रेट देता है। बैंक ऑफ बड़ौदा कोविड-19 की मौजूदा चुनौतीपूर्ण स्थिति में बैंक ऑफ बड़ौदा सीनियर सिटीजन के लिए जमा कर 100 बीपीएस की अतिरिक्त दर की पेशकश कर रहा है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा एफडी पर ब्याज दर 5 साल और 10 साल के बीच जमा पर 6.30% सालाना है। एचडीएफसी बैंक के वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष फिक्स डिपॉजिट योजना को सीनियर सिटीजन केयर एफडी कहा जाता है। यह मौजूदा दर 0.50% प्रति वर्ष की दर से 0.25% अधिक है। अगली बड़ी खबर टैक्स सहित ये 3 काम 30 जून तक जरूर निपटा ले, नहीं तो लगेगा आपको भारी जुर्माना। जी हाँ, जमा कर दे फॉर्म 15G 15H। फॉर्म 15G और फॉर्म 15H को बैंक में जमा कर यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि आपके बैंक अकाउंट में जमा पर हो रही ब्याज आय टैक्स के दायरे में नहीं आती है, लिहाजा इस पर टीडीएस न काटा जाए। सरकार ने जमा किए जा चुके फॉर्म 15G और फॉर्म 15H की वैधता को बढ़ाकर 30 जून 2020 किया गया है। सीबीडीटी ने तय किया है कि वित्त वर्ष 2019-20 में जमा किए गए फॉर्म 15G 15H 30 जून 2020 तक मान्य रहेंगे और बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन निवेशकों की ब्याज आय पर जून आखिर तक टैक्स नहीं काटेंगे।
पोस्ट ऑफिस लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस और रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस के लिए प्रीमियम भुगतान पीरियड को 30 जून 2020 तक बढ़ाया गया है। सभी को पीएलआई और आरपीएलआई पॉलिसी धारकों को राहत देने के लिए डायरेक्टर ऑफ पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, संचार मंत्रालय ने मार्च 2020, अप्रैल 2020 और मई 2020 के बकाया प्रीमियम के भुगतान की अवधि को 30 जून 2020 तक बढ़ाने का फैसला किया है। अगली बड़ी खबर, सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सभी पेंशनर्स केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ते पर जून 2021 तक डीए बढ़ोतरी पर रोक के फैसले पर अब केंद्र सरकार फैसला वापस ले सकती है, क्योंकि अभी कोरोना महामारी में कर्मचारियों का बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। वही सीमा पर तैनात सैनिक भी अपने देश के बचाव में पूरे स्वाभिमान के साथ देश की सेवा करें। इन्हीं को देखते हुए मोदी सरकार डीए पर अपना फैसला वापस लेने की तैयारी में है। अगली बड़ी खबर, केंद्रीय कर्मचारी वेतन वर्दी पर सरकार ने दी अहम जानकारी। जी हां, कोरोना संकट के चलते केंद्रीय कर्मचारी वेतन वर्दी स्थगित करने का मोदी सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है। सरकार ने उन मीडिया रिपोर्ट को पूरी तरह से गलत बताया है, जिसमें डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल डीओपीटी का हवाला देते हुए एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि केंद्र सरकार ने अगले साल तक वेतन वर्दी को स्थगित कर दिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि केंद्रीय कर्मचारी वेतन वर्दी के लिए मार्च 2021 तक इंतजार करना होगा। सरकारी फैक्ट चेकर पीआईबी फैक्ट चेक के मुताबिक ये खबर पूरी तरह से निराधार है और इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। पीआईबी फैक्ट चेक के ट्वीट के मुताबिक सरकार का आदेश वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट एपीआर पूरा करने और समय सीमा विस्तार से संबंधित है, वेतन वर्दी से नहीं। मीडिया रिपोर्ट में गलत तथ्यों की व्याख्या की गई है। केंद्रीय कर्मचारी वेतन वर्दी स्थगित करने का मोदी सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है। वही इससे पहले सरकार ने एक न्यूज रिपोर्ट में किए गए दावे को भी खारिज किया था, जिसमें कहा गया था कि 5 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को नौकरी से निकालने की तैयारी कर रहे हैं। ये एक फेक न्यूज है। सरकारी फैक्ट चेकर पीआईबी फैक्ट चेक कहा था कि सरकार ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रहा है। इस तरह की खबरों से सावधान रहे। पीआईबी फैक्ट चेक के जरिए ही ये जानकारी दी गई थी। तो ये थी आपके लिए आज की बड़ी और बेहद ही महत्वपूर्ण खबर है। आई होप कि आपको आज की हमारी जानकारी पसंद आई होगी। धन्यवाद।